नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम एक और यूनाइटेड नेशंस के बारे में, जो भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि मैंने पहले काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर की है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया। तो ऐसे आज हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस मतलब संयुक्त राष्ट्र। तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करते हैं। जैसा आपको वीडियो के अंदर दिख रहा है, जो फर्स्ट जो मैंने फ़ोटो लगाया हुआ है, ये इसका फ्लैग है। इसी के अंदर इसका लोगो भी बना हुआ है। इसके आगे भी बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फर्स्टली हम जनरल जो बेसिक चीज़ें हैं वो बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री की बात जैसे जिसको पुराना इसके लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, या इसके पहले भी कोई चीज़ चल रही थी क्या, जिससे उसके बाद यूनाइटेड नेशन को लाया गया। मेंबर्स कितने हैं इसके, मेन बॉडीज़ में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है इसकी, सेक्रेटरी जनरल कौन कौन है, इसके जो मेन पॉइंट्स हम बात करेंगे, जैसे लैंग्वेज क्या है, लोगो क्या है, उस टाइप से इसकी बात करेंगे। इसके गोल्स क्या हैं, और फिर कुछ हम जनरल क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी। स्टार्टिंग में इसके 51 कंट्रीज़ थी। जो ओरिजिनल मेंबर्स जो कंट्री थी वो 51 थी। अभी इस टाइम पे करंटली में 193 मेंबर्स हैं। इसका बेसिकली वर्क क्या है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को ये प्रमोट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ओरिजिनल मेंबर्स इसके 51 थे, अभी प्रेजेंट में 193 हैं। हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क के अंदर है। तो ये तो इसको बेसिक बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस की। तो यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री क्या है, जैसा कि कोई मैंने आपको बताया था नीड्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी थी। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए जाया जाता है कि अगर कोई वर्ल्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको ग्लोबल लेवल पे कैसे सॉल्व किया जा रहा है, या किसी एक कंट्री के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूसरी कंट्रियों के साथ मिलकर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लाया जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ UN को लाने की बेसिकली नीड क्या थी। यूनाइटेड नेशन का बेसिकली पर्पस ये था कि वर्ल्ड वार को स्टॉप करना था। यानी जितनी वर्ल्ड वार हुई है अभी तक, उन आगे चल के कभी वर्ल्ड वार ना हो, इस चीज़ को करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को लाया गया था। तो वर्ल्ड वार सेकेंड जो थी वो 1945 के अंदर ख़त्म हुई थी। उसी समय पे यूनाइटेड नेशन को लाया गया था। तो उसका मेन एम यही था कि जो कंट्री के अंदर जो भी बर्बादी हुई है देश के अंदर, या फिर जो भी पूरे विश्व के अंदर जो बर्बादी हुई है, ताकि इस टाइप की दोबारा चीज़ें ना हो, इन चीज़ों को रोकने के लिए, या फिर नेक्स्ट वर्ल्ड वार कभी ना हो, इस चीज़ के लिए यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। तो 50 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो सब गैदर्ड हुए एक जगह पे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक। ये सब यहाँ पर कलेक्टेड होकर इन्होंने विचार रखा। तो उसके 2 महीने बाद फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ दे प्रोसीड टू ड्राफ्ट, इन्होंने एक ड्राफ्ट जनरेट करा और UN चार्टर पे एक साइन करा, जिससे नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। जिसकी थिंक क्या थी बेसिकली, विच इट वाज होप्ड वुड प्रिवेंट अनदर वर्ल्ड वॉर। आने वाली आगे चल के जो कोई वर्ल्ड वॉर हो रही है तो वर्ल्ड वॉर ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशन को लाया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली बिगेन ऑन 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को ये स्टार्ट हुई थी। व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर चार्टर हैड बीन रेटिफाइड बाय चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। बेसिकली जो ऑफिशियली जो बिगेन हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, पर इन लोगों के चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट के बाद चार्टर को फाइनल करने के बाद ये वर्किंग कंडीशन में आ गई थी, पर ऑफिशियली 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब जैसा कि मैंने बताया यूनाइटेड नेशंस को लाया गया, तो क्या इसके पहले भी कोई ऐसी संस्था चल रही थी, या फिर ऐसा कुछ था जिसने पहले कोशिश करी हो वर्ल्ड वार ना हो, इन चीज़ों को रोकने के लिए? ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन था पहले? तो हम उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। हाँ, ऐसा एक इंस्टीट्यूशन था जिसको लीग ऑफ नेशंस बोला जाता है। तो अब लीग ऑफ नेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यानी इसके पहले चलने वाली जो थी इंस्टीट्यूशन वो लीग ऑफ नेशंस थी। तो प्रीडिसीजर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज द लीग ऑफ द नेशन। लीग ऑफ नेशन थी इसके पहले काम करने वाली, यानी फॉररनर भी बोल सकते हैं हम उसको, जो 1919 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। इसका बेसिकली पर्पस क्या था? इसका पर्पस भी यही था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, पहली वर्ल्ड वॉर वन, अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी। पहली वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद इसका भी एम यही था, जैसे यूनाइटेड नेशन का एम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, ऐसे ही इसका एम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। ट्रीटी ऑफ वर्साइल बोला जाता है उसको, आप याद भी कर सकते हैं, वॉर से आप इसको याद कर सकते हैं, वर्साइल। इसका बेसिकली क्या था? इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, शांति बनाए रखना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इस तरह का इसका एम था। और ये भी एक एम रखती थी कि आगे चल के कभी वॉर ना हो, या वॉर को हम रोक पाएँ, या वॉर ना हो पाए मतलब। तो एज ऑफ 20 अप्रैल 1946 द लीग ऑफ नेशन सीज टू एग्जिस्ट, हैविंग हैंडेड ओवर ऑल इट्स ऑपरेशन टू द यूनाइटेड नेशन। जैसा कि 1945 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश हुआ,
तो लीग ऑफ नेशन से सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोका गया, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो लीग ऑफ नेशन एक तरीके से फेल था, तो इसने अपनी सारी चीज़ें बंद कर दी गई। लीग ऑफ नेशन सीज टू एग्जिस्ट, इसने अपना एग्जिस्टेंस को सीज कर दिया, और जितनी भी अपनी अथॉरिटी या जो भी चीज़ें थी, एसेट्स वगैरह होते हैं, वो सारे यूनाइटेड नेशंस को इसने हैंड ओवर कर दिए थे। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के मेजर वर्क क्या है। जो मेजर वर्क है यूनाइटेड नेशन का, वो मेजर वर्क क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड वॉर को अगर रोक रहा है तो यानी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी इसको चाहिए, यानी पूरे वर्ल्ड में यानी ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनी रहे, ह्यूमन के जितने भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट, डिलीवर्ड ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी किसी भी जगह पे कोई भी कंट्री ऐसी है जो गरीब है या फिर वहाँ पर कोई समस्याएं चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको कैसे डील करना है उस कंट्री को, अगर वो डील नहीं कर पा रही है तो उसको कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करना है इंटरनेशनल लेवल पे, वो यूनाइटेड नेशन काम करता है। सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट के अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको कैसे करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे आगे चल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको भी अचीव करने के लिए हर कंट्री अपने अपने लेवल पे अचीवमेंट्स कर रही है, और उनके साथ साथ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे सही चीज़ें हो सके। या फिर कोई भी ऐसा कानून है जो इंटरनेशनल लेवल पर है, उसको कैसे बनाया जाना है या फिर उसको कैसे देखेंगे ताकि किसी कंट्री को कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि उस कंट्री को प्रॉपर सॉल्यूशन मिल पाए। तो ये था मेजर वर्क था जो यूनाइटेड नेशन का, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा ह्यूमन राइट्स को, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इस तरह की बातें थी। अब इसके मेंबर्स के बारे में समझ लेते हैं, मेंबर्स कौन कौन थे इसके। 51 मेंबर्स स्टेट इन 1945 के अंदर जब ये स्टार्ट हुआ था तो 51 मेंबर स्टेट्स थे। मेंबर स्टेट्स भी बोला जाता है कंट्रीज़ को। यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ये लोग कभी कभी इसको स्टेट्स के रूप में भी बोल लेते हैं, जैसे कंट्रीज़ का जो नाम है उनको स्टेट भी बोला जाता है। तो अभी प्रेजेंटली इसकी 193 कंट्रीज़, 193 इसके मेंबर स्टेट्स हैं। ऑल यूएन मेंबर्स स्टेट्स आर द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली। अब जो यूनाइटेड नेशन है इसकी आगे चल के मैं आपको बॉडीज़ बताऊंगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक फुल बॉडी है, उसके साथ साथ 6 अलग अलग बॉडीज़ और काम कर रही है। इसके साथ टोटल मिला के 6 बॉडीज़ इसके अंडर में काम कर रही है, जिनको मिला के यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो ये कहना चाह रहा है जितने भी यूएन के मेंबर हैं यानी यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं वो सारे मेंबर ऑफ जनरल असेंबली के ही मेंबर कहलाएंगे। स्टेट्स आर एडमिटेड टू मेंबरशिप बाय डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। जितने भी स्टेट्स हैं उनको मेंबरशिप प्रोवाइड की जाती है जनरल असेंबली की, किसके रिकमेंडेशन पे? सिक्योरिटी काउंसिल के रिप्रेजेंटेशन पे। सिक्योरिटी काउंसिल भी एक बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। अब हम बॉडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो इसकी 6 मेन बॉडीज़ हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मेन बॉडीज़ ऑफ यूनाइटेड नेशन, पहली बॉडी जो है द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली मतलब आम सभा, आम महासभा जो होती है। द जनरल सिक्योरिटी काउंसिल, सेकेंड है द सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है द ट्रस्टीशिप काउंसिल, पाँचवा है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और सातवां है द यूएन सेक्रेटरीट। इनके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। जनरल में आपको बताया था असेंबली मतलब महासभा, जहाँ पर सारी जितने भी कंट्री स्टेट हैं या जो भी है वो सब बैठ के कोई भी चीज़ को इनोवेट करना है या फिर कोई रूल रेगुलेशन लगाना है तो वो चीज़ वहाँ पर होती है। सिक्योरिटी काउंसिल को अलग से बनाया गया ताकि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू है तो खाली सिक्योरिटी काउंसिल उसको देखेगी। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मतलब वही है कि जहाँ पर भी गरीबी या कोई भी देश इस टाइप की चीज़ें जहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल वाले मैटर हैं वो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल देखेगी। ट्रस्टीशिप का मतलब ये होगा कि किस कंट्री के साथ कैसे डील करनी है। ट्रस्टीशिप का मतलब बेसिकली ये होता है कि ट्रस्टीशिप उसको एक ट्रस्ट बनाया गया ताकि वो कैसे किस कंट्री के साथ डील करना है, रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, उन सब चीज़ों का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे किसी दो कंट्रीज़ के बीच में कोई विवाद चल रहा है तो उसको कैसे सोल्व करना है, तो उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू सोल्व किया जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड हैग के अंदर है, हैग नीदरलैंड के अंदर है। यूएन सेक्रेटेरिएट मीन्स सचिवालय। सचिवालय जैसा अपन जो नॉर्मली समझते हैं, जहाँ पर सचिवालय एक एड प्रोवाइड करता है, यानी इन सारी चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए जो वर्क फोर्स है उनकी क्या क्या नीड है, वो वर्क फोर्स बैठी हुई होती है सचिवालय के अंदर। वो वर्क फोर्स असिस्टेंट प्रोवाइड करती है अपर लेवल के मेंबर्स को ताकि चीज़ों को ईजिली सॉल्व किया जा सके और उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। द ऑल वर इस्टेब्लिश अंडर यूएन चार्टर। यूएन चार्टर के अंदर में इनको सारा इस्टेब्लिश किया गया। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन 1945 के अंदर ही इस्टेब्लिश हुई है। अब हम बात करते हैं इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, और सेक्रेटरी जनरल की थोड़ी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ वो क्या क्या चीज़ें हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन होता है? बेसिकली सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी सीएओ को सेक्रेटरी जनरल बोला जाता है, और ये एक तरीके से सिंबल का काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आइडियल से है और एडवोकेट के रूप में काम करता है। वर्ल्ड्स पीपल स्पेशली द पुअर एंड वल्नरेबल यानी पुअर और जो गरीब लोग हैं उनके बारे में ज़्यादा इनको दिखाया जाता है, यानी कि एक आइडियल रूप होता है ताकि इन चीज़ों को कर पाएँ। द सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली की रिकमेंडेशन पे, जनरल असेंबली के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। रिकमेंडेशन किसकी लगेगी उसमें? सिक्योरिटी काउंसिल की। 5 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, फिर बाकी इसकी रिन्यूअल टर्म होती है।
यानी अगेन 5 साल के लिए फिर अपॉइंट किया जाएगा किसी न किसी को। द करंट सेक्रेटरी जनरल एंड द 9th ऑक्यूपेंट ऑफ द पोस्ट, करंट सेक्रेटरी जनरल जो हैं इसके और नवी जो पोस्ट है यानी अभी करंट की अगर हम बात करें तो 9th नंबर की पोजीशन होगी जो सेक्रेटरी जनरल की, वो कौन है? एंटोनियो गुतेरेस ऑफ पोर्टुगल। एंटोनियो गुतेरेस जो है वो 9वें नंबर के सेक्रेटरी जनरल है जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को ये ज्वाइन किया था। ऑन द 18th ऑफ जून 2020 गुतेरेस वाज द रीअपॉइंटेड टू द सेकंड टर्म, दोबारा 21 के अंदर इसको रीअपॉइंट कर दिया गया था गुतेरेस जी को, प्लेसिंग हिज प्रायोरिटी टू कंटिन्यू हेल्पिंग द वर्ल्ड चार्ट कोर्स आउट ऑफ अ कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 के पैंडेमिक को देखते हुए 2017-21 के अंदर ही इनको दोबारा रीअपॉइंट कर दिया गया था ताकि कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और कोविड-19 के पैंडेमिक को ईजिली सॉल्व किया जा सके, क्योंकि उस समय कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब थी, उस समय इलेक्शन करवाना और ये सब इतना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए 2017 के अंदर सेकंड टर्म के लिए भी अपॉइंट कर दिया गया था। तो ये जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, आपकी ये फोटो है, ये आप देख सकते हैं, इनका कोट भी है जिसको आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी मोटिवेटेड कोट है। इन द एंड इट कम्स डाउन टू वैल्यूज़, वी वांट द वर्ल्ड आवर चिल्ड्रन इनहेरिटेड टू डिफाइंड बाय द वैल्यूज़ एंशन्ड इन द यूएन चार्टर, पीस, जस्टिस, रेस्पेक्ट, ह्यूमन राइट, टॉलरेंस एंड सॉलिडरिटी। इन चीज़ों को बता रहे हैं। पीस यानी शांति होता है, जस्टिस यानी जो इक्वलिटी की जो बात है यानी लॉ की जो बात है, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो चीज़ हम कहते हैं वो चीज़ें सबको मिलनी चाहिए, रेस्पेक्ट यानी हर इंसान को रेस्पेक्ट मिले, ह्यूमन राइट्स यानी हर किसी की ह्यूमन राइट्स को बचाया जा सके, टॉलरेंस यानी कहीं पर ऐसी जगह जहाँ पर किसी कंट्री को टॉलरेट करने की ज़रूरत है यानी किसी लॉ को या ऐसी चीज़ों को तो उनको टॉलरेट किया जाए, ये सब के बारे में बताया गया आपको। अब आप बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं आपके? द नेम यूनाइटेड नेशन, द नेम यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशंस का जो नेम किसने दिया था? वो यूएस के प्रेसिडेंट है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशंस नेम दिया था। तो इसको बेसिकली एक सिंपल क्वेश्चन अगर बन सकता है तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस नाम कहाँ से आया, वो किसने दिया? तो यूएस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इनका नाम दिया था यूनाइटेड नेशंस का। इसका लोगो किसने क्रिएट किया था? जैसे ओरिजिनल यूएन लोगो क्रिएटेड ओलिवर लिंकन लंक्विस्ट ने लोगो क्रिएट किया रहा था। अगर ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है इसकी? ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी बेसिकली 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। पहली है अरेबिक, दूसरी है फ्रेंच, तीसरी है रशियन, चौथी है स्पेनिश, पांचवी है चाइनीज़ जिसको मैंडेरिन भी बोला जाता है, और छठी है इंग्लिश। इंग्लिश बेसिकली आपको बताइए, इंग्लिश जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर सारी इंग्लिश बोली जाती है। फ्रांस इसकी फ्रांस भी इसका एक मेंबर है जो फ्रांस की के वहाँ पर फ्रेंच चलती है। रशियन हो गई। चाइना भी इसका मेंबर है तो वहाँ से चाइनीज़ है इसकी। अरेबिक काफ़ी सारी कंट्रियों के अंदर अरेबिक बोली जाती है, इसलिए बेसिकली इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूएन की वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है जो मैं आपको बता दिया आपको। यूनाइटेड नेशंस के गोल्स हैं, हम गोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट आर द 5 गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन के 5 गोल क्या हैं? यूनाइटेड नेशन के 5 गोल क्या हैं? पहला है एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म, जितनी भी फॉर्म्स के अंदर गरीबी है उन सारी गरीबी इसको हटाना है, यानी गरीबी को दूर करना इसका मेजर एक गोल है। दूसरा क्या है? ज़ीरो हंगर, गरीबी यानी भूखमरी, पहली चीज़ हो गई गरीबी, दूसरी होगी भूखमरी को ख़त्म करना है। तीसरा है हेल्थ, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करनी है, यानी 1 हेल्थ 1 नेशन जिस टाइप के जो प्रोग्राम आजकल चल रहे हैं वो सब सारे अचीवमेंट्स वर्ल्ड के थ्रू ही चल रहे हैं जितने भी, तो उस टाइप की सोच है। एक 1 हेल्थ का सिस्टम होना चाहिए ताकि सबको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड की जाए। चौथा गोल है इसका एजुकेशन, हर कंट्री को जो भी कितनी भी गरीब कंट्री हो या कुछ भी हो वहाँ पर भी एजुकेशन लेवल बहुत सही है। जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वलिटी एंड लड़के में कोई भेदभाव नहीं किया जाए, उनको बराबर सारे अधिकार मिलें और उनका अच्छी तरीके से विकास हो। और वुमेन एम्पावरमेंट यानी वुमेन को एम्पावर किया जाए, क्योंकि वुमेन बहुत ज़्यादा पिछड़े स्थिति में चल रही है अभी देश में, पर काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी है विश्व लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो अब उसी को देखते हुए सारी चीज़ें की जाती है। तो इनके बेसिकली गोल है वाटर सैनिटेशन। वाटर मतलब हो गया वाटर, सैनिटेशन का मतलब हो गया कहीं पर भी अगर आप कोई कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर सैनिटेशन की क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, जैसे वॉशरूम वगैरह है कि नहीं, वहाँ पर लिविंग एरिया क्या क्या है, और वर्किंग आवर्स में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, यानी वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर्ली सैनिटेशन यानी साफ़ सुथरा माहौल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो इसको वाटर एंड सैनिटेशन इसका 6 नंबर का गोल है। अब हम बात कर लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं आपके यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, जो बेसिकली इन वीडियोज़ या फिर इन स्लाइड्स के अंदर कवर नहीं हुए हैं, वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। वो आर द फर्स्ट इंडियन इन यूएन, यूएन के अंदर पहला इंडियन कौन था, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ सकता है। तो हम बात करते हैं विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित वाज अ इंडियन डेवलपमेंट एंड पॉलिटिशियन हु आर इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी ये है जो विजय लक्ष्मी पंडित इनका नाम है। वो इज़ द यूएन मेंबर ऑफ इंडिया, यूएन का मेंबर, इंडिया यूएन का मेंबर कब बना था, यानी इंडिया क्या मतलब बेसिकली सॉरी मैं गलत भूल गया आपसे, इंडिया के अंदर यूएन को जो रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेंबर्स हैं वो कौन है? रुचिका कंबोज है, अगस्त 2022 में इनको अपॉइंट किया गया था रुचिका कंबोज, और 2016 से 2020 यानी पुरानी टर्म जो थी
उसके अंदर कौन काम कर रहे थे? सैयद अकरूबुद्दीन काम कर रहे थे पहले। अभी इसमें कौन काम कर रहे हैं? रुचिका कंबोज, रुचहिरा कंबोज। व्हेन वाज इंडिया मेंबर ऑफ यूएन? यूएन का जो मेंबर था वो इंडिया कब बना गया था, कब बना था? बेसिकली जो इनफॉर्मली अगर हम बात करें तो इनफॉर्मली 26 जून 1945 को इंडिया ने ज्वाइन कर लिया था इसको, बट अगर ऑफिशियली बात करें तो 30 अक्टूबर 1945 है। तो 2 डेट है, अगर एग्जाम में दोनों में से दोनों डेट आती है तो आपको 30 अक्टूबर 1945 लगाना है, और अगर नॉर्मली एक ही डेट आती है तो आप दोनों में से कोई भी डेट एक चूज़ कर सकते हैं। अगर सिंगल ऑप्शन होता है तो दोनों ही सही हैं। वो आज द फर्स्ट यूएन प्रेसिडेंट, पहला यूएन प्रेसिडेंट कौन था? ये भी एक जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉल हेनरी स्पार्क थे, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम के फॉरेन मिनिस्टर थे। आज इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली, जनरल असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट इनको इनाउ करा गया था 16 जनवरी 1946। ऑफिशियली जब बन गई थी उसके बनने के बाद 16 जनवरी 1946 को इनको फर्स्टली अपॉइंट किया गया था। इनका नाम क्या है? पॉल हेनरी स्पार्क। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है यूनाइटेड नेशंस के बारे में। अब इनकी मेन बॉडीज़ के फंक्शन क्या क्या है वो सारे बच रहे हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।